कशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हाजिर हैं हम अपना प्रोग्राम सदाए हक लेकर। तो सदाए हक में हम सिलसिलेवार ढंग से लगातार बातचीत कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत ही नहीं बल्कि उन तमाम बातों को लेकर जिन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें बताया, और उस बुराई के बारे में भी हम जान रहे हैं जो बुराई हमारे सामने मौजूद थी नमरूद के रूप में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सहायक पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से, जो हमें इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में बताएंगे। तो रसूल जी क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो हिजरत, माइग्रेशन और खुदा की कुदरत थी जो उन्होंने उस मकाम को छोड़ा, यानी मिस्र की तरफ रवाना हुए। मिस्र सऊदी अरब का वो हिस्सा, वो पार्ट जो समंदर को पार करके एक दूसरे कोने पर शायद सबसे करीब जो डेस्टिनेशन है, जो उनकी मंजिल थी, सबसे करीब जो उनका पड़ाव था, वो उन्होंने मिस्र को बनाया। पूरे काफिले के साथ आप रवाना होते हैं, मिस्र की जानिब गामजन होते हैं। एक खास बात यहाँ पर ये आती है कि आपका रुख फिर पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन की तरफ होता है, मस्जिद अक्सा की तरफ होता है। वही मस्जिद अक्सा जिसका जिक्र कुरान पाक में है। 3 ऐसी मस्जिदें हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी। जो इतना सीधी और साफ बात अगर कही जाए तो ये है कि कुरान पाक में ये पूरा वाकया जिसको लेकर चैनल वन न्यूज की एक बहुत बड़ी कोशिश है, ये सब कुछ कुरान से साबित है। और इसको आज जिस तरह आपने कहा कि पहले एपिसोड से अगर हम रिकैप करने की कोशिश करें और हम तफसील बताने की कोशिश करें तो जिस तरह से हिजरत हुई, ये हिजरत ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराजुन नबी, जो मेराज की रात थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की। तो ऐसा लगता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये हिजरत कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी जो मेराजुन नबी का वाकया है। अगर आप गौर करें तो शायद इसी तरह की एक पेशीन गोई लगती है अगर उसको अपने कयास और अपनी सोच और अपनी तौर से अगर फैसला किया जाए, या उस पर यूं कह लें गौर किया जाए, क्योंकि लबकुशाई तो कोई कर नहीं सकता। तो कहीं भी कुरान पाक में एक लफ्ज भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता, ज़ेरो ज़बर को इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मगर साफ तौर पर यह जाहिर है कि नमाज अक्सा में था यही सर
वल आखिर कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद अक़सा में इमामत की, आपको इमामुल अंबिया कहा गया। लेकिन इससे पहले जो वाक़या जिस पर अब हम आना चाह रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो सफ़र, वो हिजरत, वो माइग्रेशन, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं राह हमवार कर रही थी और आप पैलेस्टाइन उस मकाम पर पहुँचे जहाँ आज मस्जिद अक़सा है, जो क़िबले अव्वल है, जो बैतुल मुक़द्दस है। तो इस तरह से पूरा सफ़रनामा अगर बयान किया जाए तो शायद तफसील बड़ी मुश्किल होगी, तफसील में जाने का वक्त भी नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं न कहीं गौर किया जाए तो हिजरत यकीनन सुन्नत है और हिजरत में बरकत है और हिजरत की कुछ वजह होगी, माइग्रेशन के कुछ असबाब होंगे। जिस तरह नमरूद हलाक हो गया, आपने देखा नमरूद का अंजाम क्या हुआ, तो बताने की कोशिश ये की गई है कि बातिल का, गलत का और नाजायज का और नाहक कहने और करने वाले का अंजाम क्या होता है और सदाए हक पर चलने वाले का अंजाम क्या होता है। जो सदाए हक पर चलता रहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम, वो अपने सफर की तरफ गामजन हैं, लेकिन नमरूद हलाक हो गया। और किस तरह हलाक हुआ, जिसना आपने देखा कि एक मच्छर उसकी नाक में चला गया, वो उसकी ताप भी न ला सका, तो पैगंबर को क्या जवाब देगा और वहदहू ला शरीक बारी ताला को क्या जवाब देगा। इस बात का नमरूद को जरूर था कि शायद अब हम हक की तरफ लौट सकते हैं, हक की तरफ आ सकते हैं। कुर्बानी देने की उसने कोशिश की, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इस बात से इनकार कर दिया कि पहले आपको अल्लाह पर ईमान लाना होगा और किसी भी तरह की कुर्बानी पेश करने से पहले ईमान लाना जरूरी होगा। अगर ईमान नहीं लाओगे तुम तो ये तुम्हारी कुर्बानी कुछ काम ना आ सकेगी और तुम्हारे काम बिल्कुल कुछ ना आ सकेगा। ये सल्तनत, ये हुकूमत, ये तख्त और ताज सब यहीं ढह जाएंगे। हद यह है कि नमरूद खुद बाकी न रहा, नमरूद की जात बाकी न रही। तो खास तौर से यहां से यह सबक मिलता है कि हक जिंदा है, सदाए हक जिंदा है, सदाए हक का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, सदाए हक का सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरह से रसूल जी हिजरत की बात की गई, उसके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर इतना लंबा रास्ता क्यों तय किया गया? देखिए, हिजरत, मैंने कहा मकसद, आपने शुरू में कहा है मकसद वजूद कायनात, तो ये सिलसिले की एक कड़ी है। हिजरत का मकसद क्या है? जिस तरह से पैगंबर इस्लाम, यानी जो भी पैगंबर इस्लाम का पैगाम होता है वो अल्लाह का कलाम होता है। तो जिस तरह से जैसे जैसे आपने देखा आग में डालना, तकलीफें पहुंचाना, आपके लिए आपको तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला करना, इम्तहानात में मुब्तला करना, गर्दिशों के पहाड़ तोड़े जाना, इसी तरह से ऐसा लगा कि अब आपने इस मकाम को फतेह कर लिया। उस बादशाह का हमला, जो बादशाह कुछ न कर सका, वो आग कुछ न कर सकी हजरत इब्राहीम का, तो अब हुक्म होता है कि ए इब्राहीम हिजरत करो। गालिबन आप साफ तौर पर यह समझने की कोशिश करें कि फरमान इलाही है, फरमान रब्बानी है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि इस मकाम से अब दूसरे मकाम का सफर करो, क्योंकि दुनिया में हक की बात फैलानी है, दुनिया में पैगाम हक फैलाना है, दुनिया में सदाए हक बुलंद करनी है, तो किसी एक मकाम पर रहकर यह काम नहीं हो सकता। इसलिए हिजरत कहीं ना कहीं जरूरी है। अच्छे लोग एक जगह न रहें, वो पूरी दुनिया में फैल जाएं, ताकि लोगों को सच्चाई, हक और सदाकत और पैगाम हक और सदाए हक पहुंचता रहे और लोग समझते रहें कि अल्लाह का पैगाम क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको पूरी दुनिया में फैलाना है, अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। जिस तरह जो भी वाक़या हम लोग बयान कर रहे हैं, जो भी हम लोग चीज़ें दिखा रहे हैं, जो भी पेश कर रहे हैं सदाए हक के ज़रिए, चैनल 1 पर इस ख़ास प्रोग्राम के ज़रिए, वो कुरान की आयत है, वो कुरान के हवाले से है, वो कुरान की रोशनी में है, वो कुरान उसके लिए नज़ीर है। तो हमने कुछ इसमें नहीं मिलाया, न हमने है, लेकिन दुनिया का पैगाम देने की कोशिश की है इस प्रोग्राम के जरिए, ताकि लोग समझ सकें कि हक कुछ और है, जायज कुछ और है, अच्छा कुछ और है, और बुराई से बच सकें, बुराई से महफूज रह सकें, भाग सकें और हक सकें, सदाए हक को समझ सकें। बिल्कुल, सदाए हक को समझ सकें। तो जिस तरह से
बताया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कोशिश की कि किस तरह से बुराई से बचा जाए और लोगों को भी उसी का पैगाम दिया। तो आइए देखते हैं हिजरत का वो मंजर जिसका अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। अब मुझे नए खुदा की तलाश करनी होगी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं, मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़कर है। ऐ खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है। मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्क हाकिम है। मैं तेरी आशिक हूँ इब्राहिम। ये मत चाहो। मैं यही चाहती हूँ। अब मैं समझा क्यों जिब्राइल ने खुदा की जानिब से बशारत दी थी। एक बड़ी कौम मेरी नस्ल से वजूद में आएगी। ये खुदा का वादा है। मैं हाजरा से बात करूंगी। रात मैंने ख्वाब देखा, मर्दों का एक गिरोह आपस में शहवत रानी में मसरूफ था। तारीकी में डूबी सरजमीन और वो लानती लोग। जानता हूं, खालिक वादहु ला शरीक ने इसलिए तुम्हें चुना है कि सदून की सरजमीन पर फासिक व फाजिर कौम की तरफ जाकर उन्हें फासिद अमाल से रोको। ये कलाम वही है। तो जिस तरह की बातें बीच में जिस तरह से हो रही थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच में, और ये जो तमाम बातचीत थी इसमें जो सबसे बड़ा शब्द जो सुनने में आया उस पर अभी बातचीत करेंगे हम इरफान रसूल जी से। लेकिन पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्टैंड पर खड़े इस कपल को आवाज देकर बुलाया कि उसकी बस द्वारका जा रही है, तो ये कपल उसमें चढ़ गए ये सोचकर कि शायद ये पब्लिक कैरेजवे है। उनसे
10-10 रुपए के टिकट भी उनको दिए गए, 10-10 रुपए लिए गए और थोड़ी देर के बाद उनके साथ बदसलूकी शुरू हो गई। जब जो मेल मेंबर था उसने ऐतराज किया, हम लोग जानबूझकर नाम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, जब ऐतराज किया तो उसको मारा पीटा गया। उसने काफी बहादुरी से उनसे लड़ने की कोशिश की और अपने साथ जो महिला थी उसको बचाने की कोशिश की और महिला ने भी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसके बाद महिला को बस के पीछे वाले पोर्शन में ले जाया गया जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। बाद में जैसा कुछ अखबारों में पहले भी आ चुका है, इन लोगों को साउथ और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर उनको डंप कर दिया गया था। पीछे का जो बस का पीछे का गेट था वो बंद था, वो खुल नहीं सकता था, सील्ड था बल्कि, इसलिए आगे वाले गेट से उनको बाहर गिरा दिया गया। हम लोगों को सूचना मिली, फौरन वहां पुलिस गई और एक क्लू ये मिला कि उस बस पर कुछ लिखा हुआ था जो बाद में पता चला यादव है। यादव लिखा हुआ था, बस सफेद रंग की थी और उसको एक लग्जरी बस के तौर पर बनाया हुआ था। इस बेसिस पर तफ्तीश शुरू हुई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से और अन्य सूत्रों से 370 ऐसे बसों की सूची मिली जो कि चार्टर्ड या प्राइवेट बसेज हैं जिनका इस्तेमाल दिल्ली में होता है। उसके बाद पेन्सटेकिंगली उसको एलिमिनेट करके और हमें मदद इससे मिली लिखा हुआ था। फिर फाइनली हम लोगों ने किसी को लोकेट किया जो खुद एक ट्रांसपोर्टर है और उसका नाम भी यादव है। उसने कहा कि ये मेरा नहीं हो सकता है आप उनका फला आदमी का है, आप उनका जाके देखिए। जब हम लोगों ने उनको चेक किया तो वहां पर आरकेपुरम सेक्टर 3 में ये बस हमें मिल गई। उस बस के जब फॉरेंसिक से जांच कराई गई तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि वो वाकई वही बस है जिसमें कि ये विभत्स घटना घटी है। उसके बाद वो ड्राइवर को उठाया गया। ड्राइवर ने पहले मानने से इनकार किया कि उसने ये काम किया है। बस को पूरी तरह से धोया जा चुका था, लेकिन कुछ समय के इंटरोगेशन के बाद कल शाम को उसने पूरी बात बता दी और उसने बताया कि मेरे साथ मेरा भाई मुकेश, जिसको अभी हमारी टीम राजस्थान से पकड़कर अभी पहुंची है दिल्ली, और एक विनय शर्मा नाम का उसका दोस्त है जो एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर है, और एक पवन गुप्ता लड़का है जो फ्रूट सेलर है, सेब फल बेचता है। तो ये 4 लोग यानी राम सिंह, मुकेश, उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता, ये 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और 2 जो अन्य लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। वो लोग शहर छोड़कर भागे हुए हैं, उनके लिए टीम्स गई हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनको भी पकड़ लेंगे। हम लोग कोर्ट में ये दरखास्त कर कि इस केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए, डे टू डे बेसिस पर इसका ट्रायल हो और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिल सके। जो विक्टिम है वो अभी सीरियस है, लेकिन पहले से उसका हाल पहले से उसमें सुधार हुआ है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे। तो इस घटना और इस तफ्तीश
का ब्यौरा यही तक है। अब सवाल कोई हो तो बताइए। इन चारों का बैकग्राउंड क्या, इन चारों में चार जो अरेस्ट है इनका? नहीं, मैंने बताया, एक तो राम सिंह है, वो तो बस का ड्राइवर ही है, वो आरके पुरम सेक्टर 3 की झुग्गियों में रहता है। मुकेश उसका भाई है, वो भी वहीं रहता है। ये एक जो भागा हुआ लड़का है अक्षय ठाकुर, वो औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, वो भी वहीं रहता है। चौथा जो पवन गुप्ता है, वो भी फ्रूट सेलर है, वहीं का रहने वाला है। सब ज्यादातर वहीं के रहने वाले हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है सर। दूसरा कौन है? सिर्फ एक ही इन्वॉल्वमेंट निकला है, वो भी अभी कंफर्म करना है कि ये शायद किसी एक्सीडेंट केस में राम सिंह पहले इन्वॉल्व रहा है। सर दूसरा इंसिडेंट जो होता है मुलेरका में होता है, लड़की को ले जाके दम किया जाता है साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और उस तरह कोई सब पिकलिंग कुछ नहीं होती, कोई बस को रोका नहीं जाता, कहीं कुछ लगता है इसमें चूक है सर पुलिस की तरफ। देखिए, आप पता नहीं आपने उस सड़क पर कभी ट्रैवल किया कि नहीं, और वहाँ कितनी भीड़ होती है और कितना ये होता है। तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हर बस को, हर ट्रक को, हर गाड़ी को रोककर चेक करना, कोई एसओएस, कोई ऐसा संकेत कभी मिलता रास्ते में किसी को तो शायद उसको रोककर चेक किया, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। वो उस पर पर्दे लगे हुए हैं, वो डिलक्स बस है और उस रोड पर अप्लाई कर रही है। प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं था। सर दूसरा जो आपने पहली बार चार्ज लिया था तो आपने कहा था कि जो आपसी संबंध हैं पुलिस के बीच में और जनता के बीच में उसे सुधारेंगे, जिससे क्राइम ग्राफ घटेगा और जो महिलाओं को है प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन जितना ये घटना के बाद जितनी भी जो हमारे बाकी मीडिया है उन्होंने जितनी भी रात में स्टोरीज चलाई, उसमें जितनी भी बैरिकेटिंग थी उसमें अधिकतर पे पुलिस वाले सोए पाए गए। और जितना भी जो संबंध की बात थी, मैं उससे आपसे जानना चाहता हूँ आपके इस बयान के बाद जो संबंध है वो कितने सुधरे हैं? क्योंकि एक ये वाकया मेरे साथ हुआ है 2 दिन पहले, उसमें पुलिस वालों ने बदतमीजी करी है। और सर देखिए, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में कृपया कोई व्यक्तिगत या कोई हल्का सवाल न करें। ये काफी गंभीरता और काफी संजीदगी का मामला है, तो जरा हम लोगों को उत्तरदायित्व समझते हुए इस मौके पर सवाल पूछना है। आप जो सही सवाल है, रिस्पॉन्सिबल सवाल है, वैसे ही सवाल करें। सर चूंकि सर एक सवाल एक मिनट बट आई स्टिल वांट टू रिस्पॉन्ड टू वन पार्ट ऑफ हिज क्वेश्चन which pertains to police public contact. See, never before, and my officers will and maybe even you will vouch for it, has the police public interface been so close and so intense as it has been in the past 5.5 months. You are aware of our special program Sampark. We advertise in the papers, in the dailies, and our senior officers, including me, we are meeting people regularly. I myself met several residents only last week in Defence Colony. Okay, and the additional commissioners, the deputy commissioners, they put out public notices in the papers, and then they go and meet people. People are encouraged to come with their grievances in writing, and most of the are addressed then and there. This Jan Sampark success as far as police public contact is concerned, we have done very well. कितने बजे पहुंचे थे? Sequence of एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल पूछिएगा। ये आपको अभी सब लोगों को प्रेस रिलीज मिल जाएगा, उसमें एग्जैक्टली कितने बजे बस चली, कहाँ रुका, कैसे क्या हुआ, वो सब आपको मिल जाएगा। ये तो आपको बताया, चार्टर्ड बस है भैया। सर 10:22 पे पीसीआर कॉल हो गई थी, हाँ। उसके बाद बस कहाँ से कैसे गई, क्या उसे मतलब कोशिश की गई रोकने की, और कितनी देर में कहाँ पहुंच गई सर? नहीं 10-22 दिल्ली पुलिस को मिली गई, 10-20 पे गुड़गांव पुलिस को मिली।
उसकी बस कहाँ आ गई? बस तो बहुत बाद में पता लगा। हॉल में बस पड़ी है 10:45 तक तो हॉल को पिक करके हॉस्पिटल के लिए बस तो 15 में आई। 10:45 तक हम वहां पहुंचकर हमने विक्टिम्स को हॉस्पिटल पर रिमूव कर दिया। सर मेरा सवाल ये है कि आप खुद ये कह रहे हैं कि बहुत launch an investigation, identified and say मचा हुआ है। विमेन कमीशन खुद कह रहा है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, चूंकि आईपीसी एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सख्त सजा की डिमांड करेंगे ताकि एक नजीर बने लोगों के लिए, और क्या आईपीसी में इसके बदलाव के लिए भी आप गृह मंत्री से सुझाव देंगे? जहां तक कोर्ट में हमारी दलील का सवाल है और हमारी प्रार्थना का सवाल है, वो जो the bus DL-0149 belongs to a private transporter and is used to transport children of Birla Vidyaniketan School in Pushpivihar, Saket. The case was detected without loss of time and 4 of the 6 accused have been arrested. It is proposed to have this case tried by a fast-track court with a request for day-to-day that the trial does not linger. I will take a detailed review with the Delhi police officers and ensure that all the necessary steps which need to be taken to take Delhi safer for women. If there are any lapses, the strict action will be taken against the concerned police officers. Some facts about the steps taken by Delhi police for making Delhi a safer place for women at night is A. All roads are covered by PCR vans at night. The frequency of patrolling kept at as high as possible. B. The specific routes have been identified which are used by women returning from their workplaces like call centers, BPOs at night, and the number of emergency response vehicles. And the PCR vans on these routes have been increased apart from introducing motorcycle patrol. C. Delhi police has issued orders to BPOs and other establishments that at night they must drop their workers at their doorsteps. The 3 dedicated helplines have been set up for women and publicized. A special task force at the level of Home Secretary will be constituted to look into the safety issues for women in Delhi by taking into consideration the suggestion made by the honorable members today. Many good suggestions have come. I have taken note of it and will try to bring into the gambit of the action. A criminal law amendment bill 2012 has already been introduced in the Lok Sabha on 4th December 2012 with the objective of rationalizing the various sections of IPC and Indian Evidence Act dealing with sexual offences against women so that the conviction rate is improved. And in this, I must bring it to the notice of the House. In this amendment, we have also increased the punishment for rape. Thank you. Sir, we just, sir, something very important, sir. Please, just hello. Sir, Honorable Minister just stated a very short question. Yesterday, where the unfortunate instance took place, is one of the busiest roads of Delhi, and it was not very late in the night. When this whole thing was going for so long, where was any PCR? I would like to know from the Honorable Minister. I said I will inquire into it and I personally there called was the a female officers. reporter at the same spot, sir, who was harassed last night. Yes, so where was your PCR? The incident happened day before yesterday night. I don't know why the Home Minister is taking this much time even to inquire about those 3 PCR vans. It has been highlighted by the electronic media and also by the print media. By this time, you should have corrected information. Yes, sir, yes. Secondly, I would like to correct the Honorable Home Minister that they are not couple. You have mentioned they are a couple.
They are not couple. Or two. That will send a wrong message. Please try to take care of it. Third, sir, my point is that certain suggestions, clear suggestions were made. Number one, special courts. Number two, in-camera trial of the rape cases. Number three, You do not have similar laws on अगर क्वेश्चंस नहीं है तो बताओ. We have similar laws for them also. सर बस आ किधर से रही थी? कहाँ से आ रही थी बस? कहाँ से आ रही थी? आपको मैंने बताया ना, आरके पुरम से चली. Could you tell us what were the clues that the police got to track down these people? Like, I know the phones of the victims were also... No, phones were switched off. Phones were not used. The clue was the description of the bus and locating the bus and locating the bus driver. So you said the bus was GPS system. Evidence did you get from it? That we not like to divulge. I'd like to thank the Home Minister for staying on for so long and listening to all of us. I would have been very, very happy and somewhat satisfied if he had said, instead of I will try, I will. And that is the difference, sir, and that is why these kind of crimes are continuously being, we are seeing and being reported. If the media could highlight it, not only on television, but even in the print media, with so much severity and with such strong words and headlines, why cannot the government be equally strong and be emphatic about I will instead of I will try? गुप्ता जी मान्यवर 2 घंटे तक बस दिल्ली में, साउथ दिल्ली में घूमती रही. रास्ते में पीसीआर वैन खड़ी थी, तो उन लोगों ने क्या देखा? वो क्या उस वैन में बैठने के लिए आपने प्रोवाइड की है क्या? मंत्री जी, आपके ऊपर में कितनी जिम्मेवारी है? आप किस कुर्सी में आप विराजमान है? शक्ति दिखाइए. इसमें टेक सम एक्शन, बी फर्म, एंड जो सरकार चलती है या जो सिस्टम चलता है वो इकबाल से चलता है. आप वो इकबाल दिखाइए जिस कुर्सी पर आप बैठे. Mr. Gujral, I called Mr. Gujral. Sir, I'd like to ask the Honorable Home Minister that would he set a specific time frame by when these convicts would be punished? 60 days, 90 days, 120 days, but there should be some specific time frame. Over. There is no lack of time. No. Numbers of cases pending in the Delhi of Northeastern Indian students, girls only. Okay. I want the fast track should be provision of fast track court in Delhi. दिल्ली में घंटों घूमती रही उस इलाके में, और इस बीच में कई आपको पीसीआर वाहन मिले होंगे. किसी ने उनको क्यों नहीं रोका? इसको जरा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, Mr. Chatterjee and no more. Chatterjee and then... Okay, fine. Then I raised another point. You have not replied. That in the media it is being shown that yesterday night some media, electronic media, they had a tour in Delhi night and no police was found in any of the police camp. You have not answered to that. You please inquire that as report. And so we are known, many times have been discussed here. The conviction rate is much lower than that of the detection rate. It has been discussed here, but still again same thing is happening. So this point should be taken up. ये पीसीआर, ये बात तो सही है जो कहते हैं, वो बहुत घूमती रही इधर उधर सिटी में. ये दिस मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसमें मैं पूरा इंक्वायरी करूंगा, और ये जब तक मैं इंक्वायरी नहीं कर सकूंगा तब तक इस पर बात नहीं करूंगा. मैं इसमें पूरा डिटेल में इंक्वायरी करूंगा, एंड आई विल, इतना ही नहीं, आई शैल. थैंक यू. ओके, थैंक यू. नाउ या Sir, I will inform, but it will be very short, you see. Yes, agreed. Now that's all. If you want, he will come back. Yes, that's over. That's over. No more. No more. No, it's over. It's over.
No, why? No. Yes, he has assured. Minister, sir, please. He has given the assurance. He has given the assurance. Let me go to the next item. That you should say. Minister, Sir, the whether the Honourable Minister is assuring this House that the investigation will be completed within a definite time frame, and if anybody is found, if anybody is found responsible for dereliction of duty, he will have to take action and then report the House. Only The House should be informed about the action taken. Anybody who is responsible, action has to be taken, and this House should be informed. That's all. Now listen. Next item, please. No, please. Next item. No, so much ho gaya. No, please. Over. You spoke again. No. Over. It's over. What is the next item? Next item. You go to the next item. Yeah. Sir. Sir, Yes, make note of that also. Okay, now Mr. Yes, just take a note. Okay. अरे बैठ जाओ. It's over. आप किसके साथ? All assurance have been given. My request is that. Yeah, please. Now 1 second, please. Should be taken up first, and after that we can take this Home Ministry's bill. Okay. Because Minister was also busy for last 2-3 hours taking all the notes. So financial business can be taken first. Yeah, I think. No, please. No, let me say.